अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोगों ने डिमांड को अभी तक सब कुछ तैयार कर लिया होगा। अब हम लोगों ने आज बात करनी है सप्लाई के ऊपर, और इस क्लास में हम लोगों ने देखना है मार्केट इक्विलिब्रियम को और उसके अंदर होने वाली चेंजेस के ऊपर बात होगी। सर, सप्लाई को शुरू करने से पहले हमें समझना है कि सप्लाई में और स्टॉक में क्या फ़र्क है। तो सप्लाई वो चीज़ है, सप्लाई कहते हैं वो प्रोडक्ट जो कि आप मार्केट में ले आए हैं फॉर सेल, और स्टॉक वो चीज़ है जो कि आपकी बच गई है और आपके वेयर हाउस में पड़ी है। यानी कि स्टॉक एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मार्केट में लाई गई है फॉर सेल पर्पसेस, बेचने की खातिर आप लेकर आए हैं। और जो चीज़ नहीं बिकी, जो रह गई है, जो कि आपके वेयर हाउस में पड़ी है, ये कहलाती है आपकी इन्वेंट्री या आपका स्टॉक। तो सप्लाई को समझने से पहले आपको सप्लाई और स्टॉक को समझना ज़रूरी था, और वो बात अभी यहाँ पे हमारी पूरी हो गई है। नाउ, लॉ ऑफ सप्लाई। अब जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड को स्टार्ट किया था, वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई भी है। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या था कि आप बने हुए थे कंज्यूमर, यहां पे आपने बन जाना है सप्लायर, यहां पे हमने बन जाना है प्रोड्यूसर। तो लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, बाय कीपिंग ऑल द अदर थिंग्स कांस्टेंट, और वो अदर थिंग्स कौन सी हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर चेंज इन प्राइसेस, नंबर ऑफ फर्म्स, इन सब को कांस्टेंट रखते हुए सिट्रस पेरिबस हम ये कहते हैं कि जो रिश्ता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड वो पॉजिटिव है। अकल भी यही बात करती है कि सप्लायर कब एक चीज़ मार्केट में लेकर आएगा, कब वो अपनी सप्लाई बढ़ाएगा? जब मार्केट में वो चीज़ महंगी बिकेगी, जब उसको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या था? लॉ ऑफ डिमांड ने ये बात की थी कि जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। मगर लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइस मेरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड मेरी इंक्रीज होती चली जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई बाय कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और वो फैक्टर्स आपके सामने नजर भी आ रहे हैं। तो अगेन वहां पे था एक नेगेटिव स्लोप, मगर यहां पर आएगा एक पॉजिटिव स्लोप। अगर आप देखें तो ₹1 के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? 10, 2 के ऊपर 20, 3 के ऊपर 30, 4 के ऊपर 40, 5 पे 50 और 6 पे 60। तो अगर मैं उसको प्लेस करूं ग्राफ के ऊपर तो एक पॉजिटिव स्लोप मुझे देखने को मिल रही है। नेगेटिव क्या थी? जो ऐसे आ रही थी। मगर पॉजिटिव क्या है? जो कि बिल्कुल इस तरीके से मूव करेगी। विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी, विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप। तो सप्लाई का ग्राफ इस तरीके से बनता है। सप्लाई के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सप्लाई में ये वो बातें हैं जो कि जिनके ऊपर सप्लाई होल्ड नहीं करता, जिस तरह डिमांड में हम लोगों ने देखा था। जब वॉर लग जाए या जहां पे नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो सप्लायर ये कहते हैं कि भाई कम प्राइस के ऊपर भी आप हमसे माल उठवा लें। जहां पे इंसानियत की मदद करनी हो, जहां पे किसी के दुख में शरीक होना हो, जंग लग गई है, बिजनेस चेंज करने जा रहे हैं वो लोग, वॉर लग गई है, कोई डिज़ास्टर आ गया है, तो सप्लायर अपना सामान सस्ते में बेच देते हैं। तो वहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है मगर प्राइस कम होती है। इसी तरह आप लोग अक्सर देखते हैं जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो जाने वाले मौसम के आखिरी एक महीने में लगती हैं डिफरेंट शॉप्स के ऊपर क्लियरेंस सेल। वर्ड क्लियरेंस क्या है कि वो अपना सारा जो स्टॉक उन्होंने मेंटेन करके रखा है, जो इन्वेंट्री बचा के रखी है, वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो वहाँ पे सप्लायर कम पैसों में ज़्यादा माल सप्लाई कर रहा होता है क्योंकि उसने अपना इनिशियल जो मार्जिन था, जो प्रॉफिट था, वो कमा लिया होता है।
इसी तरह जब फैशन आउट हो रहा होता है तो सप्लायर भी ये चाहता है कि भाई इससे अच्छा कि उसके पास पड़ी रहे, वो मार्केट में उसको सस्ते दाम बेच देता है। और जहाँ पे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स जिसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जिस तरह फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल, वहाँ पे भी ये लॉ होल्ड नहीं करता। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि बताइए लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये लॉ होल्ड नहीं करता, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, तो ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। वॉर, नेचुरल डिज़ास्टर, क्लियरेंस सेल, आउट ऑफ फैशन गुड्स और पेरिशेबल गुड्स। देन द सेम कॉन्सेप्ट, वहाँ पे पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। यहाँ पे भी क्या है, एक इंडिविजुअल सप्लाई होती है और एक मार्केट सप्लाई होती है। अगर मैं फर्म ए को देखूं इंडिविजुअली तो 1 रुपये के ऊपर 20, 2 के ऊपर 40, 3 पे 60, 4 पे 80, 5 पे 100 और 6 पे 120। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो इसका एक अलग ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा? जो आपको रेड कलर में शो होता है। फिर बी क्या है? 25, 50, 75, 100, 125 और 150। यहाँ पे 25 से इंक्रीज आ रहा है जैसे जैसे मेरी प्राइस वहाँ से बढ़ती चली जा रही है। तो इसका भी अलग से बनेगा जो कि ब्लू कलर में आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूं मार्केट सप्लाई की तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो 20 + 25 45, 40 + 50 90, 60 + 75 135, 80 + 100 180। तो ये आगे मेरे पास मार्केट सप्लाई आ गई। तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये ग्रीन कलर से आपको जो ग्राफ बना हुआ नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड मार्केट सप्लाई। ये कैसे बना? जब मैंने ब्लू को रेड को आपस में कंबाइन कर दिया। डन, आगे चलते हैं। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट जो वहां पे देखा था, वहां पे लोगों ने क्या बात की थी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज बिकॉज ऑफ प्राइस। तो यहां पे भी यही है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज बिकॉज ऑफ दैट प्राइस फैक्टर। वहां पे भी वर्ड कॉन्ट्रैक्शन था, एक्सटेंशन था, यहां पे भी सेम वर्ड है। तो सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ वर्ड्स जो चेंज हो रहे हैं। वहाँ पे वर्ड डिमांडेड था, यहाँ पे वर्ड सप्लाइड है। वहाँ पे नेगेटिव स्लोप थी, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। वहाँ पे भी था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यहाँ पे भी क्या है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो अगर आपको डिमांड की साइड क्लियर है तो ये अब कहानी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब अगेन अगर किसी और फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा है तो दैट वुड बी चेंज इन सप्लाई, नॉट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वो क्यों हुआ था? प्राइस की वजह से। ये क्या कहलाएगा? चेंज इन सप्लाई। वहां पे भी राइज और फॉल था, यहां पे भी राइज और फॉल है। वहां पे भी इंक्रीज और डिक्रीज था, यहां पे भी इंक्रीज और डिक्रीज की बात होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी इस्तेमाल होगा। अगर मैं कहूं कि ये S1 मेरा इनिशियल ग्राफ था और सप्लाई मेरी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कि चेंज इन सप्लाई आ रहा है और वो बढ़ के S2 में आ गया है, तो सप्लाई मेरी बढ़ गई है, क्वांटिटी मेरी बढ़ चुकी है, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, कीपिंग द लेवल ऑफ प्राइस कांस्टेंट। वो जहां पे था वो वहीं पे है। और अगर वो S2 था पहले और S2 से S1 पर आया है, इट मीन्स कि एट द सेम प्राइस किसी और रीजन की वजह से ये क्वांटिटी Q2 से Q1 पे आ गई है, तो क्वांटिटी मेरी फॉल हो गई है। तो राइज और फॉल जो बातें वहां पे डिस्कस की थी एज इट इज बातें यहां पे आ रही हैं। बस वहां के फैक्टर्स और थे, यहां के फैक्टर्स और होंगे, क्योंकि वहां पर आप क्या बने हुए थे? कंज्यूमर। यहां पर आप क्या बने हुए हैं? सप्लायर। चेंजेस क्या क्या है? सप्लाई कर्व में चेंज क्यों आ सकता है? अब आते हैं उन फैक्टर्स की तरफ। नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, बेचने वाले। भाई जब मार्केट के अंदर बेचने वाले बढ़ जाएंगे, जब नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा माल मार्केट में आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी मार्केट में अब आ रही है, सप्लाई मेरी बढ़ जाएगी।
तो यहाँ से जो चेंज आएगा इट वुड बी राइटवर्ड शिफ्टिंग, यानी कि बाहर की तरफ चेंज आ रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये राइटवर्ड शिफ्टिंग था, ये जो S1 से S2 पे गया ना, दिस इज राइटवर्ड शिफ्टिंग, ये बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड राइज इन सप्लाई। और अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में सप्लायर्स कम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये खतरनाक बात है, ये डिक्रीज की तरफ जा रहा है, ये फॉल की तरफ जा रहा है। तो अभी S2 से S1 बन जाएगा। देन वी टॉक अबाउट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। यहां पे जो रिश्ता आएगा दैट इज इनवर्स। अब ये सब्स्टिट्यूट्स आपने माइंड में रखने हैं, कीपिंग इन माइंड कि आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट आपका रॉ मटेरियल होगा। एक मिसाल है यहाँ पे कि भाई वुड जो है, लकड़ी जो है, वो या तो आपको टेबल बना के देगी या आपको चेयर बना के देगी। और अगर टेबल की प्राइस मार्केट में ज़्यादा है, यानी कि टेबल बना के देने में अगर मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, तो इसका मतलब है कि उस लकड़ी से अब मैं ट्रेड ऑफ कर लूँगा। अब उस लकड़ी से मैं कुर्सियाँ नहीं बनाऊँगा, मैं उस लकड़ी से टेबल बनाता रहूँगा। क्यों? क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई ऑफ चेयर्स है वो गिर जाएगी। तो यहाँ पे जो रिश्ता आ रहा है दैट इज़ इनवर्स, और ऊपर क्या था? डायरेक्ट। प्राइस ऑफ प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसके साथ जो रिश्ता आएगा दैट इज डायरेक्ट। टू और मोर गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर। अब गोश्त और खाल इकट्ठी मिलेगी आपको, तो जितना गोश्त बिकेगा उतनी खालें होंगी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे जो रिश्ता है दैट इज डायरेक्ट। और अगर फ्यूचर प्राइसेस को लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर इफ प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट्स इन फ्यूचर प्राइसेस विल राइज, दे आर विलिंग टू सप्लाई लेस इवन एट सेम प्राइस। इनवर्स हो गया। अगर उसको लग रहा है कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ बिक जाएगी, फ्यूचर में ये चीज़ बिक जाएगी, तो अभी ज़रा कम उसकी सेल है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी भी वो मार्केट को देगा और वो कम कीमत के ऊपर भी दे के खुश रह सकता है। क्यों? फ्यूचर में चांसेस हैं कि ये चीज़ ज़्यादा महंगी होके सेल हो। तो जब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, तो यहाँ पे जो रिश्ता आएगा दैट इज इनवर्स। डन। अब मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? ये वो पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट है जहां पे सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। एक ऐसा पॉइंट जहां पे सप्लाई और डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इक्वल है। वो क्या है? वो इक्वल मूव करती है, वो इक्वल मूव करती है। तो QD इज इक्वल टू QS। ये वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये वो इक्विलिब्रियम प्राइस है जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करती है। और इस पॉइंट के ऊपर जो प्राइस आएगी हम इसे कहते हैं, ये है आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। ये क्या है? आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। और उस प्राइस के ऊपर जो क्वांटिटी दी जा रही है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब एट एनी प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम, इसको पहले समझते हैं इस डायग्राम के साथ। अगर आप लोग गौर करें, अगर आप लोग गौर करें तो 10 रुपए की प्राइस है और प्राइस मेरी कम हो रही है। जब प्राइस मेरी कम हो रही तो डिमांड मेरी बढ़ेगी। यस, डिमांड के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। और जब प्राइस मेरी गिर रही है तो लॉ ऑफ सप्लाई ने क्या कहा था? लॉ ऑफ सप्लाई ने ये कहा था जब तुम्हारी प्राइस गिरेगी तो तुम्हारी क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरेगी। ऐसा ही कुछ हो रहा है। मगर एक ऐसा पॉइंट आएगा जनाब जहां पे ये दोनों यूनिट्स इक्वल माने जाएंगे, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये पॉइंट कहलाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये 60 जो क्वांटिटी है, ये जो 60 की क्वांटिटी है, ये जो 60 की क्वांटिटी है ना,
ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगी, और ये जिस प्राइस के ऊपर सेल हो रही है ये इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी। अच्छा, इससे ऊपर क्या हो रहा है, जब 10 रुपये की प्राइस थी तो क्वांटिटी जो मार्केट में डिमांड की जा रही थी वो 20 थी, सप्लाई ज़्यादा थी, तो डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास 80 का आ रहा है। 20 यूनिट्स डिमांड में है, 100 की सप्लाई है, तो फ़र्क कितने का आया, 80, यानी कि 80 यूनिट्स मेरे पास सरप्लस में पड़े हैं। डिमांड सिर्फ 20 की है मगर मार्केट में अवेलेबल कितने हैं, 100। इसी तरह डिमांड है 40 की और अवेलेबल कितने हैं, 80, फ़र्क कितने का आया यहाँ पे सर, 40 का। नीचे आ जाएं, डिमांड में है 80, सप्लाई हो रहे हैं 40, ये भी 40 का फ़र्क है, और डिमांड 100 की है, अवेलेबल कितने हैं, 20। तो जब डिमांड ज़्यादा है अवेलेबिलिटी कम है, इट विल क्रिएट शॉर्टेज, इट विल क्रिएट शॉर्टेज। तो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि जिस तरह इक्विलिब्रियम सेट हो गया ना, उसके ऊपर और उसके नीचे या सरप्लस आएगा या शॉर्टेज आएगा। तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता दूं, इस पॉइंट से ऊपर विल बी सरप्लस और नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, जहां पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, यहां पे शॉर्टेज होगी। तो हमेशा याद रखना है कि ऊपर आपको मिलेगा सरप्लस और नीचे आपको मिलेगा शॉर्टेज। और ये पॉइंट क्या है जनाब, ये पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में सेम हो रही है, और ये मार्केट फोर्सेस ही हैं जो कि घुमा के उसको वापस से इक्विलिब्रियम पे लेकर आएंगे। वो कितनी है, वो है आपकी 6 रुपये, वो है आपकी 6 रुपये। एट एनी प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम, जब आप इक्विलिब्रियम से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, सरप्लस आएगा, और जब आप बिलो की तरफ आएंगे तो क्या आएगा, शॉर्टेज आएगा। तो सर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें इंतहा की ज़रूरी हैं, एंड आई होप कि आप इसको अपने माइंड में रखेंगे। तो अगर आपको डिमांड क्लियर है तो सप्लाई आसान है, और जब आपको दोनों क्लियर हैं तो आप मार्केट इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शिफ्ट्स। अब मार्केट इक्विलिब्रियम में शिफ्ट की बात होने वाली है। अगेन दिस इज नॉट मूवमेंट अलोंग द डिमांड और सप्लाई, दिस इज शिफ्ट। या डिमांड इंक्रीज होकर बाहर जाएगी या डिक्रीज होकर अंदर आएगी, या सप्लाई इंक्रीज होकर बाहर जाएगी या डिक्रीज होकर अंदर आएगी। तो अब हम बात करने लगे हैं शिफ्ट के ऊपर। चेंज इन डिमांड। अब डिमांड में दो तरह के चेंज आएंगे, या डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी। अगर डिमांड बढ़ जाए, अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, ये देखिएगा। इनिशियली जो मेरा ग्राफ था ये है डी वाला ग्राफ, ये है डी वाला ग्राफ, जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम आ रहा है Q1 और P1 के ऊपर। इस डी वाले ग्राफ के ऊपर, डी वाले स्लोप के ऊपर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज P1 और Q1। अब अगर किसी भी वजह से लेट्स से इनकम बढ़ गई, लेट्स से इनकम बढ़ गई, किसी भी वजह से अगर डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, किसी भी वजह से अगर वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब है कि अब एक नया इक्विलिब्रियम आएगा, अब एक नया इक्विलिब्रियम आएगा। यहां पे प्राइस मेरी कांस्टेंट नहीं रहेगी। वो कब थी, जब मैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रहा था। तो यहां पे जब एक नया ग्राफ आया, जब एक नया ग्राफ आया तो उसने सप्लाई को एक और जगह से इंटरसेक्ट किया। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है E1। नया डिमांड क्या है, D1। तो अब E1 would be the new equilibrium point, और इसके ऊपर प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है। अब अगर मेरी इनकम बढ़ी हो, इनकम मेरी अगर बढ़ गई,
तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ भी जाएगी, जो कि बढ़ भी रही है, अगर मेरी प्राइस बढ़ भी जाएगी, P1 से P2 भी हो जाएगी, तो मैं क्वांटिटी को Q1 से Q2 मजीद बढ़ा सकता हूं। तो इंक्रीज इन डिमांड क्या है कि जब आपने डिमांड का एक नया फैक्टर लगा के उसको बढ़ा दिया, राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, इनकम बढ़ गई है, तो अब उस बढ़ी हुई इनकम के साथ मैं ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकता हूं, इवन दो प्राइस भी उसकी हाई हो गई है, Q1 से Q2 और P1 से P2। इसी तरीके से इक्विलिब्रियम E से E1 हो चुका है। डन। इसका रिवर्स, डिमांड कम है, डिमांड कम हो गई है। अब जब डिमांड कम हो गई है, इट मींस कि क्वांटिटी भी Q1 से Q2 अब ये अंदर की तरफ चली गई है। क्वांटिटी पहले बाहर को आई थी, अब ये अंदर की तरफ मूव हो गई है। और पहले जो आपकी प्राइस थी P1 वो अब कम होके हो गई है P2। यानी कि अगर मेरी इनकम कम हो जाए, लेट से इनकम कम हो गई है, अब अगर इनकम कम है तो मेरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और मैं तभी बाय कर पाऊंगा जब उसकी प्राइस भी गिर जाएगी। क्यों? मेरी इनकम ही गिर गई है। इनकम गिर जाए उसी प्राइस के ऊपर मैं फिर भी बाय नहीं कर सकता। तो अगर मेरी इनकम गिरने के साथ उस चीज़ की प्राइस भी गिर जाए तो मैं फिर कम क्वांटिटी बाय करके अपने आप को कुछ हद तक मुतमईन कर सकता हूं। तो अब अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि बताइए डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो जहन में आ जाए फौरन कि यार क्वांटिटी भी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगी। और अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, इनवर्ड आ रहा है, तो क्वांटिटी भी कम है और प्राइस भी कम हो रही है। नाउ सप्लाई, अब डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई में चेंज। पहले क्या हो रहा था? सप्लाई कांस्टेंट थी और डिमांड में चेंज आ रहा था। अब डिमांड कांस्टेंट रखते हैं, सप्लाई में चेंज करते हैं। सप्लाई बढ़ गई है, लेट्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती हो गई है, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडियां दे दी हैं, जिसकी वजह से अब ज्यादा माल मार्केट में आ रहा है, सप्लाई बढ़ गई मेरी। अब जब सप्लाई बढ़ेगी तो कर्व मेरा S से जाएगा S1 की तरफ, S से जाएगा S1 की तरफ। इनिशियल इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया था? P1 और Q1 के ऊपर। मगर जब ये S से S1 पे जाएगा एक नया इक्विलिब्रियम कायम होगा E1 पॉइंट पे, और उस E1 के पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है ना। तो जब सप्लाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी मार्केट में ज्यादा आएगी, मगर अब उसको बेचने के लिए प्राइस कट शॉर्ट करनी पड़ेगी। उसको बेचना भी तो है, उसको सेल आउट भी तो करना है, संभालना थोड़ी है, उसको स्टॉक थोड़ी बनाना है। तो बेचने के लिए अब मुझे प्राइस को कुछ हद तक गिराना पड़ेगा। और इसी तरह जब सप्लाई में शॉर्टेज आ जाए, सप्लाई कम होनी शुरू हो जाए, इनवर्ट शिफ्ट हो जाए, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी मगर प्राइस बढ़ जाएगी। तो अब अगेन ये कॉमन सेंस है। आपको ग्राफ बनाना आता है तो भी कर सकते हैं, नहीं बनाना आता तो दिमाग में भी कर सकते हैं। कोई ये साइंस नहीं है, कोई साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स एक बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, ये पूरी एक फिलॉसफी है। थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करें। अब यहां पे क्या हो रहा है? अगर दोनों ही बढ़ा लूं, डिमांड भी बढ़ा लूं और सप्लाई भी बढ़ा लूं और इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ा लूं, देखें S से S1 हो गया, D से D1 हो गया। पहला इक्विलिब्रियम कहां पर आ रहा था? पॉइंट E के ऊपर, P और Q1। अब चूंकि इक्वल इंक्रीज आया, इंक्रीज क्या है? इक्वल है, तो उस इक्वल इंक्रीज से क्या होगा? प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ मार्केट में क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, मगर प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्वल तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही इक्वल वे से इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला प्राइस के अंदर, ऑल्दो क्वांटिटी मेरी Q से Q1 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और अब अगर ऐसा हो कि पहले डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, मगर इस केस में क्या हो रहा है कि सप्लाई में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज कम है। सप्लाई का गैप देखें, ये ज्यादा है, ये एरो ज्यादा है,
मगर डिमांड का एरो छोटा है एज कम्पेयर टू सप्लाई का एरो। तो इसमें क्या होगा, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी और प्राइस मज़ीद कम हो जाएगी। भाई सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो सरप्लस होगा। तो सरप्लस को बेचने के लिए मुझे प्राइस को कम करना पड़ेगा, तो वो P1 से गिर के P2 पे आ जाएगी, मगर क्वांटिटी Q1 से एक्सटेंड करेगी और Q2 पे चली जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिजर्व प्राइस। लेट्स टॉक अबाउट रिजर्व प्राइस। जी, रिजर्व प्राइस क्या है? बेसिकली रिजर्व प्राइस हम कहते हैं एक ऐसी प्राइस जिसके नीचे जो सप्लायर है वो अपना माल नहीं बेचता। रिजर्व प्राइस एक ऐसी प्राइस है जिसके नीचे सप्लायर अपना माल बेचना पसंद नहीं करता, वो रिफ्यूज़ कर देता है कि भाई मुझे ये आपको नहीं बेचना इस प्राइस के नीचे। दिस इज़ कॉल्ड रिजर्व प्राइस। आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी प्राइस है जो कि ब्रेक इवन आपको दे रही है, यानी कि ये ऐसी प्राइस होगी जिस पर आपकी कॉस्ट सिर्फ पूरी हो रही है। अगर आप इससे नीचे की तरफ आएंगे तो आप अपने साथ लॉस कर रहे होंगे और इससे ऊपर आप कुछ मुनाफा कमा सकेंगे। तो ये मिनिमम प्राइस कह लें, ये ब्रेक इवन प्राइस कह लें, या एक ऐसी प्राइस जिस पे बहुत ही थोड़ा सा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, जस्ट मार्जिनल अपने दिल के सुकून के लिए, तो ऐसी प्राइस को हम कहते हैं रिजर्व प्राइस। द प्राइस बिलो विच अ प्रोड्यूसर या सेलर रिफ्यूजेस टू सेल द प्रोडक्ट, वो कौन सी प्राइस है? रिजर्व प्राइस। इसको भी कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, स्टोरेज कैपेसिटी। अगर तो सेलर के पास एक सफिशिएंट हाई स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है, वो अपना माल स्टोर कर सकता है, उसको मसला नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो बेचने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है, वो कम प्राइस पे बेचेगा भी नहीं। तो यहाँ पे वो अपने रिजर्व प्राइस को ऊपर की तरफ रख सकता है, हायर रख सकता है। और अगर एक ऐसा केस हो जहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी ना हो या ऐसे गुड जो कि पेरिशेबल ज़्यादा है, तो वहाँ पे सप्लायर यही चाहेगा कि भाई फ़ौरन से बिक जाए, मेरे पास रहे ना, क्योंकि अगर मेरे पास रही तो ज़ाया होने के चांसेस हैं। तो इस केस में जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इस केस में अगर स्टोरेज कैपेसिटी मेरे पास अवेलेबल नहीं है या लेस है, तो मैं अपने रिजर्व प्राइस को कम रख सकता हूँ, बट अगर मेरे पास कैपेसिटी है तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। लिक्विडिटी पोजीशन। अगर तो सेलर को फ़ौरन से पैसों की ज़रूरत है, अगर उसको कैश चाहिए, तो डेफिनेटली वो अपना प्रोडक्ट कम दाम पे बेच सकता है। तो इस केस में जो इसकी रिजर्व प्राइस होगी वो लोअर होगी, वो लोअर होगी। और अगर सेलर को लगता है कि भाई उसके पास पैसा बहुत है, सेलर को लगता है कि उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में रिजर्व प्राइस को वो बढ़ा ले, कोई मसले वाली बात नहीं है उसके लिए। रनिंग कॉस्ट। बिजनेस को चलाने का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, हाई है, तो रिजर्व प्राइस को भी मुझे हायर करना पड़ेगा अगर मुझे ब्रेक इवन मेंटेन करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिश्ता है। अगर बिजनेस को चलाने की कॉस्ट ज़्यादा है, रेंट ज़्यादा आ रहा है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे मेरी रिजर्व प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। और अगर मेरा गुड ही ऐसा है जो कि पेरिशेबल है, मैं उसको स्टोर नहीं कर सकता, तो उसके लिए रिजर्व प्राइस मैं कम रखूँगा। और अगर गुड ऐसा है जो कि ड्यूरेबल है, ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसकी रिजर्व प्राइस क्या होगी जनाब? हाई होगी। तो अब अगेन दिस इज़ मोर ऑफ अ कॉमन सेंस टाइप ऑफ टॉपिक। फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये महंगा हो जाएगा, फ्यूचर में लग रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरा महंगा हो जाएगा, हाई प्राइस पे बिकेगा। तो ठीक है, अगर मैं उसको अभी ना भी बेचूं, अभी से उसको अगर मैं महंगा कर दूं, लोग ना भी खरीदें अभी, तो इन फ्यूचर तो ये सेल हो ही जाएगा। तो इस केस में रिजर्व प्राइस क्या होगी? मेरी हाई, एंड वाइस वर्सा। और अगर इसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो गया,
अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट आ गया है तो उसकी रिजर्व प्राइस को मुझे कम करना पड़ेगा, अदरवाइज कभी भी मेरा ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो रहा होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेरिशेबल गुड्स। सर अभी बात कर रहे थे हम लोग, पेरिशेबल गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं जिसको आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते और इसको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको कंज्यूम करना या करवाना होता है। फिश, मिल्क, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये हैं आपकी पेरिशेबल गुड्स। इस केस में अगर हम इसके सप्लाई कर्व की बात करें ना, तो सप्लाई कर्व इसका बनता है बिल्कुल वर्टिकल, ये सीधी लाइन बनती है। ये देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है, बिल्कुल वर्टिकल। सप्लाई कर्व इसका पॉजिटिव स्लोप वाला नहीं होता, बिल्कुल वर्टिकल होता है। देयर माइट बी अदर केसेस ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। द रेलेवेंट डायग्राम कैन बी मेड यूजिंग द सेम टेक्निक एज स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आपसे पेरिशेबल गुड की बात की जाए तो आपने ये लाइन अपने जहन में ले आनी है। अब इसी लाइन के ऊपर जरा डिमांड का इफेक्ट देखते हैं। डिमांड है शुरू में डी, डिमांड बढ़ जाए तो मेरी क्वांटिटी तो वही है। अच्छा, क्वांटिटी वो क्यों है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसी क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि हम ज़्यादा देर तक उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें अपनी क्वांटिटी को फिक्स ही रखना पड़ता है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो खुद नुकसान में जाएंगे। जितना बेच सकते हैं उतना ही मंगवाएं, ना कम मंगवाएं ना ज़्यादा मंगवाएं। तो अब अगर इसकी डिमांड को मैं बढ़ा दूं, डिमांड बढ़ा दूं, क्वांटिटी सप्लाइड सेम है, डिमांड है लेट्स सपोज 80 रुपए की या 80 यूनिट्स की, सप्लाई हो रहे हैं 20, सप्लाई में कितने खड़े में 20, 60 से 80 हो गया, डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, पी से P1 हो गई है। पहले लेट्स सपोज पी थी 60, 60 से बढ़ के 80, मगर क्वांटिटी तो उतनी है, क्वांटिटी तो उतनी है। इट मीन्स कि अब मुझे उतनी ही क्वांटिटी के लिए उसको ज़्यादा महंगा बेचना पड़ेगा। और अगर डिमांड ही नहीं है तो मेरी कोशिश ये होगी कि भाई फ़ौरन से ये बिक जाए, सस्ते दामों ये बिक जाए। तो अगर कोई मुझे 40 रुपये भी देगा ना 60 की चीज़ के, तो मैं उसको ये चीज़ बेच दूंगा। हमारा जो इनिशियल इक्विलिब्रियम मीट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है पॉइंट ई के ऊपर, जहाँ पे पी और क्यू आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि पॉइंट ई के ऊपर प्राइस पी है, क्वांटिटी कितनी है? क्यू। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो डिमांड इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई के ऊपर, और अगर इसकी डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ेगी। सामान उतना ही है, डिमांड बढ़ चुकी है, सप्लायर अब उसको महंगा करके बेचेगा। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास ज़्यादा परचेजिंग पावर है, वो आए और आके सामान परचेज कर ले। और अगर सप्लाई ज़्यादा है ना ही कम है, सेम है, मगर डिमांड गिर गई है, डिमांड ही नहीं है, तो डिमांड अगर मेरी डी से D2 पे आ गई है, अब मैं उसको कम प्राइस के ऊपर भी रख के सेल कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ उसको अब निकालना है, अदरवाइज ये सारा का सारा जो खर्चा आएगा, जो लॉस होगा, वो फिर मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उस लॉस को बर्दाश्त करने से बेहतर है कि मैं उसको सस्ता करके निकाल दूँ। देन वी हैव ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, एक होते हैं पेरिशेबल जो फौरन से जल्दी खराब होने वाले होते हैं, एक होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड ऐसा गुड है जो कि फौरन से खराब नहीं होता, आप इसको फ्यूचर तक सिक्योर करके रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गंदम, कपड़ा। ड्यूरेबल गुड्स के अंदर जो सप्लाई कर्व है वो कैन नॉट बी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, लेंथ वाइज वो एग्जैक्टली वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो कुछ इस तरीके से होता है। एक पॉजिटिव स्लोप से स्टार्ट होगा, होता 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब उसको स्ट्रेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा गुड्स संभालने की ज़रूरत तो वो भी नहीं है। ये महंगे हैं, ये महंगे होते हैं जो कि शायद ज़्यादातर आवाम परचेज ना करें। ड्यूरेबल है ना, आप इसको संभाल सकते हैं, मगर संभालने की भी तो एक कॉस्ट है, संभालने का भी तो खर्चा है। तो उस खर्चे से बचने के लिए सप्लाई एक टाइम पे आके उनको फिक्स करनी पड़ती है, पर उसको वो बढ़ाते नहीं हैं।
तो जो आपका कर्व बनेगा वो कर्व होगा TES का कर्व। टी कहाँ पे है, टी कहाँ पे है जनाब, टी है आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो पहला मीट हो रहा है वो ये है, और ये टी इस पॉइंट पे आया, और ये क्वांटिटी अब आप उसको दे रहे हैं, ये क्वांटिटी अब आप उसको दे रहे हैं। जो सप्लाई कर्व है दैट इज TES, ये आ रहा है TES, ये सप्लाई कर्व है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एट अ प्राइस T द सेलर इज नॉट विलिंग टू सेल एनी प्रोडक्ट। टी के ऊपर तो वो बेचने को तैयार ही नहीं है। हाँ, जैसे जैसे प्राइस आप बढ़ाते जाएंगे, जब आप प्राइस को पी पर लेकर आएंगे तो वहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को ऑफर करेगा फॉर सेल। किस क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी क्यू के ऊपर। ई क्या है, ई इज दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अगेन वही बात, डिमांड बढ़ाऊंगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ाऊंगा तो प्राइस बढ़ जाएगी मगर क्वांटिटी सेम रहेगी, और अगर प्राइस कम करनी है तो मुझे डिमांड को कम करना पड़ेगा। जब डिमांड डी से D1 होगी, डी से D1 होगी, डाउनवर्ड शिफ्ट करेगी, डिक्रीज करेगी, तो यहाँ पे अब मुझे ये चीज़ P1 के ऊपर बेचनी पड़ेगी Q1 क्वांटिटी, और अगर बढ़ा दूंगा तो P2 पे बेचना पड़ेगा मुझे कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी Q ही होगी। तो ये है ड्यूरेबल गुड्स की मिसाल। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। क्विक इसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं और फिर लेक्चर को एंड करते हैं। अभी तक जितना हम लोगों ने कवर किया है सबको एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं। हम लोगों ने कहानी शुरू की थी डिमांड और सप्लाई से। डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, छोटे से होकर सामने क्या लिखा हुआ है। डिमांड क्या है, बेसिकली डिमांड इज समथिंग जो कि इनिशिएट कौन करेगा, बायर। बायर ने कहा है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, जिम्मेदारी किसकी है, सप्लाई करने की, सप्लायर के पास। सप्लायर कौन करेगा, सप्लाई करेगा। तो एक तरफ डिमांड का फैक्टर है, एक तरफ सप्लाई का फैक्टर है। डिमांड का जो कर्व बनता है वो नेगेटिव स्लोप है, सप्लाई का जो कर्व बनता है वो पॉजिटिव स्लोप है। डिमांड के अंदर अगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो या मूवमेंट अलोंग द डिमांड लाइन हो तो वो कहलाती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। किसके वजह से होगी, प्राइस की वजह से होगी। और अगर सप्लाई में ऐसा कुछ हो रहा है तो वो कहलाएगी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट प्राइस फैक्टर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर प्राइस का फैक्टर नहीं है, अदर फैक्टर्स हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। फिर जो अदर फैक्टर्स हैं इन केस ऑफ डिमांड वो हमारे पास थे एवरेज इनकम, पॉपुलेशन साइज, सब्सटीट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, टेस्ट, फैशन, एक्सपेक्टेशंस, एडवर्टीजमेंट वगैरह। इनके चेंज होने से डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। सब्सटीट्यूट्स के साथ आपको याद है रिश्ता क्या था, जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ वाई बढ़ जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट ये इन्वर्स है। टेस्ट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। फैशन नहीं आएगा, डिमांड आ जाएगी। वेदर चेंज होगा, डिमांड के ऊपर दोनों तरह के इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, चेंज आएगा। और अगर एडवर्टीजमेंट की तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो डिमांड हम फ्यूचर में इसकी बढ़ा रहे होंगे। फिर कुछ लिमिटेशंस थी कि ये नेसेसिटीज़ पे नहीं आता है, ये डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट्स पे नहीं आता है। इनकम का चेंज कंज्यूमर मेरा कभी कभी इग्नोर हुआ होता है, कुछ कंडीशंस अनसर्टन होती हैं। ये सारी बातें, सारी कहानियाँ जितनी भी हैं, अब आपने उसको किताब से रीड कर लेना है। जब हमने बात की थी ऑन सप्लाई, तो सप्लाई के केस में हम लोगों ने कहा था कि सप्लाई के अंदर ये डिफरेंट अजम्पशन हैं। कौन कौन सी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, इंडायरेक्ट टैक्सेस, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ फर्म्स। देख लेते हैं। जब कॉस्ट बढ़ेगी सप्लाई कर्व नीचे की तरफ आएगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ चला जाएगा। प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, सब्सटीट्यूट्स के चेंज से क्या होगा, ये भी चेंज होगा। टेक्नोलॉजी अच्छी वाली होगी तो मेरी सप्लाई बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी ख़राब वाली होगी सप्लाई कम हो जाएगी। टैक्सेस लग रहे हैं, सप्लाई कम है। सब्सिडियाँ मिल रही हैं, सप्लाई बढ़ जाएगी। फ्यूचर में महंगा बिकेगा,
सप्लाई बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रही हैं तो मेरी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक ही रॉ मटेरियल है, या टेबल बनाना है या चेयर बनानी है, जिसमें फ़ायदा है मैं वो बनाऊंगा। और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसमें ये था मेरा पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो अगर आपको डिमांड क्लियर है तो सप्लाई के अंदर मोस्टली बातें रिपीट हो रही हैं। आफ्टर क्लियरिंग डिमांड सप्लाई बहुत आसान हो जाता है। देन वी टॉक्ड अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्राइस कहलाएगी आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और उसके बाद चेंजेस, डिमांड में चेंज हो तो क्या होगा, सप्लाई में चेंज हो तो क्या होगा। अब ये सारी बातें आपके पास हैं। हम लोगों ने क्या कवर किया है, कितना कवर किया है, लेट मी नाउ टेल यू कि इस लेक्चर में हम लोगों ने जो एरियाज अनफोल्ड किए हैं, तो आप लोगों ने पढ़ना है पेज 46 से ऑनवर्ड्स चलते चलते आप आएंगे 55 के ऊपर। 55 में 5.4 से पहले 5.4 पे लिखा हुआ है प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस इंस्टेबिलिटी, रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ से कहानी हम लोग उठाएंगे फॉर द नेक्स्ट लेक्चर और इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे एंड देन विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। सो आई होप कि डिमांड, सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम आपको क्लियर हो चुका है। एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सी यू गाइज अराउंड। और जैसे ही चैप्टर हमारा ख़त्म होगा अलग से इसके MCQs की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है जनाब, लेट्स मीट यू टुमारो विद अ न्यू डे, अ न्यू लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।